जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रभात और आपके बीच आज लेकर आया हूं मैं पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। और ये सेकंड लेक्चर अपने आप में खास है क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं संवैधानिक विकास के ऊपर। संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो पहले का वीडियो है वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 1857 से पहले, और आज के विषय में हम लोग देखेंगे। आज इस संवैधानिक विकास के अगली कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे 1857 के बाद की कहानी। तो संवैधानिक विकास की यदि बात किया जाए, जिस तरीके से भारत में संविधान का विकास हुआ है, उस विकास को मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांटते हैं। और ऐसे कड़ी में आप देखेंगे कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उस क्रांति को मध्य बिंदु माना जा सकता है और उसके पहले और उसके बाद में संवैधानिक विकास को बांटा जा सकता है। कारण इसका यह है कि 1857 मुख्य रूप से विभाजक बिंदु है भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में। अब जरा समझते हैं 1857 की क्रांति में क्या ऐसा हो गया। तो 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन भी कहलाता है। 1757 ईस्वी जब प्लासी का युद्ध हुआ और वहाँ से 1857 ईस्वी लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने जो नीतियाँ अपनाई, जिस तरीके से शोषण किया, जिस तरीके से लूट मचाई, और कंपनी इसमें मुख्य रूप से मुख्य रूल में था। और ऐसे चीज़ों में 6 महीने से ज़्यादा तक अंग्रेजों को भारत से लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो जब एनालिसिस हुआ, निष्कर्ष हुआ कि 1857 का जब निष्कर्ष हुआ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि क्या ऐसा और उपाय किया जाए जिससे आगे इस तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, अन्यथा हम लोग का यहाँ से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उसी के परिणाम के रूप में पहला भारत सरकार अधिनियम निकल कर आया। अब जरा यहाँ पे शब्दों पे गौर कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट एक सरकार के द्वारा एक कंपनी को सेट ऑफ रूल्स दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे शब्द में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम बताया गया। ठीक है, तो आइए इसके पीछे को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो 1857 के क्रांति के समय आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड पाम्पस्टन। ये लॉर्ड पाम्पस्टन जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो इस मुद्दे को लेकर पाम्पस्टन साहब को इस्तीफा देना पड़ा। 12 फरवरी 1858 का वो समय था जब पाम्पस्टन साहब को इस्तीफा दे देना पड़ा। और इसके बाद जो नए सीएम, जो नए वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम होता है लॉर्ड डर्बी। ये लॉर्ड डर्बी बनते हैं और 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ये एक ऐसा विधेयक लेकर आते हैं, प्रपोजल लेकर आते हैं, जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा अधिनियमित कर दिया जाता है। और वो समय था 2 अगस्त 1858 को। और इस तरीके से जो अधिनियम पारित हुआ, और उस पारित अधिनियम को ही हम भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। अब इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के अंतर्गत 1857 जैसे क्रांति को नहीं होने देना था। और इसके लिए इसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए जो संवैधानिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और अंत में तिल तिल करता हुआ एक संविधान हमारे सामने बनकर आता है। चलिए आइए समझते हैं कि इस 1858 के क्रांति के अंतर्गत क्या क्या वो प्रावधान लाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कंटेंट कई सारे किताबों को पढ़ने के बाद आपके समक्ष एक निचोड़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए आज के समय में जितनी भी अच्छी किताबें हैं उन सबों का अध्ययन करके आपके समय में निचोड़ लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लाभान्वित होइएगा। और आपको लगता है कि फिर भी कुछ कहीं कमी रह गई है, कोई पॉइंट छूट गया है, तो निश्चित रूप से आप लोग
हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आइए समझते हैं। तो इस कानून के द्वारा भारत सरकार कंपनी के हाथों में ले लिया गया। सबसे पहला काम यह हुआ कि भारत सरकार का जो शासन था कंपनी को कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 1833 जहाँ पे व्यापार को अभिनियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था, है ना, 1833 में समाप्त किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया 1858 में कि अब इस कानून के द्वारा भारत का शासन अब कंपनी के हाथों से ले लिया गया और इसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं। इसी समय आप देखेंगे कि जो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को जब यहाँ पे हुआ करता था, तो लॉर्ड कैनिंग आपको याद आ रहा होगा, ये वही व्यक्ति था जो सन 1857 में क्या कर रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। हालांकि इस शब्द को अब बदल के हो जाएगा, ये भारत का प्रथम वायसराय भी बन जाता है। तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इस बात की उद्घोषणा कर दी कि भाई ऐसा है कि अब भारत में जो शासन होगा वो ब्रिटिश ताज का होगा और कंपनी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी उसको कंप्लीट रूप से एबॉलिश कर दिया गया। अब इसके रूप में क्या किया गया, तो पहले आपको याद आ रहा होगा कि इसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे जिसको नियंत्रक मंडल कहा जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल होते थे और नियंत्रक मंडल के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के आदमी होते थे और नियंत्रक वाले में यहाँ से संसद के आदमी होते थे। इन दोनों ही चीज़ को अब समाप्त कर दिया गया और उसके समस्त अधिकार किसको दे दिए गए हैं, अब भारत सचिव को दे दिए गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी एक्ट के माध्यम से क्या लेकर गया, एक नया पोस्ट जो है वो सृजित हुआ। कई बार इस प्रश्न को पूछ चुका है, एक नया पोस्ट सृजित हुआ इसके अंतर्गत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत सचिव के नाम से जानते हैं। ये जो पोस्ट था वो क्या था, भारत सचिव था और भारत में औपनिवेशिक शासन के लिए जो सबसे बड़ा ये अधिकारी होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते थे। और भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब जरा देखिए, भारत में एक तरफ सत्ता चल रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटिश का संसद है। तो पहले क्या होता था कि कंपनी का जो गवर्नर होता था, कंपनी का जो वायसराय होता था, वो क्या करता था, यहाँ पे संसद को रिपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत के मामलों के लिए एक सचिव को डिटेल कर दिया गया यहाँ पे विशेष रूप से, और वो सचिव ही अब क्या करता था भारत के मामलों में। अब गवर्नर जनरल नहीं आएंगे, गवर्नर जनरल सीधा रिपोर्ट किसको करेंगे, भारत सचिव को रिपोर्ट करेंगे और भारत सचिव जो होगा वो ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय मामलों को रखता था। ठीक है, तो यहाँ से जानने वाली बात यहाँ पे हो गई कि पहला चीज़ लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इस बात की घोषणा कर दी थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि भारत सचिव का एक पद बना दिया गया जो कि मुख्य रूप से एक मंत्रिमंडल का निर्वाचित सदस्य होता था। इस भारत सचिव के पद के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भी इनको दी गई और जो 15 सदस्यों का जो एक टीम था, इसी टीम को क्या कहा जाता था, इंडिया काउंसिल कहा गया। इसको इंडियन काउंसिल कहा गया। और इस सदस्य में आप देखेंगे 15 के सदस्य में देखेंगे 8 और 7 का क्या था, कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था। ठीक है, इसमें 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटेन के क्राउन को तथा शेष 7 सदस्य जो होते थे उसका चयन कंपनी के डायरेक्टर को करने दिया जाता था। अब जरा इस चीज़ को पीछे से जरा कंपेयर करें तो इसके पहले भी 2 सिस्टम चलता था जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, है ना, और जहाँ पे क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। तो इस दोनों के जगह पे अब क्या ला लिया गया है, कंप्लीट रूप से नाम लाया गया और इसको क्या कहा गया, भारत परिषद कहा गया। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहा गया, भारत परिषद कहा गया। और यही चीज़ धीरे धीरे बाद में आप देखेंगे कंप्लीट रूप से एक राज्यसभा और विधानसभा की तरह गठित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्षों तक भारत की सेवा में रहे हों। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। मतलब कंप्लीट रूप से एक अनुभव वाली टीम जो है वो बनाई गई थी। ऐसे व्यक्ति इसमें मेंबर होंगे, कम से कम 15 में से कम 9 ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं। इसका मतलब तय है कि इसमें वैसे व्यक्ति होंगे जो खासकर यहाँ से जो गवर्नर और ये सब लोग बन के जाते थे। ठीक है, वायसराय बनते थे। चलिए, और नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो, ये भी है। मतलब वो अपने करंट सिचुएशन से बिल्कुल अवेयर हो और शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद में सम्मिलित किया जाता था और गृह सरकार दैट इज होम गवर्नमेंट का इसको नाम दिया जाता था। ठीक है, मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
तो इसके अंतर्गत भारत सचिव को अब दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत सचिव थे, भारत सचिव को वेतन कहाँ से मिलता था, ये भी एक बहुत ही आप देखेंगे कि चर्चित मुद्दा था। तो भारत सचिव उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन और अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे, जिसका बाद में विरोध हुआ था, है ना, कि जो भारत सचिव होता है बैठता तो ब्रिटेन में था, है ना, रिपोर्ट सारा लेता था, और ब्रिटेन की संसद ने क्या किया था कि उसका जो वेतन था वो वेतन भारतीय जो आय होता था उसमें से ये देते थे। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था, और भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों के पद से नहीं हटा सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। जो भी उसके 15 मेंबर बने थे, उस 15 मेंबर में यदि भारत सचिव चाहता है कि मैं इसको अपने पद से हटा देता हूं, तो वो अपने मन से इसको नहीं हटा पाता था। मतलब कंप्लीट रूप से जो इस पे प्रभाव जो था वो संसद का था। उसको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को होता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को आप समझेंगे। एक बार फिर से देखें 1857 के बाद क्या हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट भारत सचिव का हो गया है। उसके पास 15 सदस्यों की एक टीम है, 15 में से 8 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से 9 आदमी कम से कम ऐसे होने चाहिए जो आपका क्या हो, भारत में कम से कम 9 वर्ष तक जो है 10 वर्षों तक सेवा दिया हो, फिर वो बनेगा। लेकिन इसके ऊपर भी यदि जो भी इसके सदस्य होते हैं उसको जो परिषद जो भारत सचिव है अपने मन से हटा नहीं सकता था। भारत सचिव का जो वेतन होता था वो सदस्यों वो भारत के पैसे से दिया जाता था। भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन किसके दिया जाता था, तो भारत से दिया जाता था। ये इसके प्रमुख थे। आगे देखते हैं। तो भारत सचिव और भारत परिषद का जो है, भारत सचिव क्या है, भारत परिषद का अध्यक्ष होता था, और इस परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। 15 आदमी हैं, 15 आदमी में जो निर्णय होगा, चाहे वो 10-5 का निर्णय हो, चाहे वो 8-7 का निर्णय हो, 7-8 का निर्णय हो, तो किसी भी मैटर पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो भारत में राजतंत्र हुआ करता था, हालांकि ब्रिटिश जो भी चीज़ कर रहे थे वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन एक डेमोक्रेसी अब धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया भारतीय मुद्दे पर। भारतीय मुद्दे अब ब्रिटेन में सरकार बना रही थी और गिरा रही थी। जैसा कि आपने देखा कि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण पाकिस्तान की सरकार चली गई थी, है ना। तो भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद में निर्णय बहुत बहुमत से लिए जाते थे, और भारत मंत्री सामान्यतः मत देने का अधिकार था। इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। मतलब जो अध्यक्ष होता था वो नॉर्मल आदमी की तरह क्या करता था, मत देता था। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समान मत होने की दिशा में उसे एक अतिरिक्त मत निर्णायक माना जाता था, जो कि आज आप देखते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आज के समय में, वो एक निर्णायक वोट डालते हैं जब दोनों ही सदनों में आप देखेंगे जब कंबाइंड सीटिंग होता है, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष का जो वोट होता है वो क्या होता है। इसीलिए आप नोटिस किए होइएगा कि जब कभी भी सरकार बनती है तो एक लोकसभा अध्यक्ष के लिए, इसी बार के आप 18वीं लोकसभा में भी देखा आपने कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो है वो रस्साकसी चल रहा था। तो इसमें निर्णायक वोट देने का जो अधिकार होगा वो किसको होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। तो भारत सचिव को ये कास्टिंग वोट करने का अधिकार होता था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का भी अधिकार था। इस बात को आप याद रखेंगे कि भारत सचिव जो गवर्नर जनरल, जिसको अब वायसराय कहा जाने लगा था, वो अपने साथ जो है वो सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद का अध्यक्ष होता था, भारत जो सचिव होता था, इस बात को हम लोग पहले से ही समझ गए थे। इसमें भारत मंत्री को समान मत देने का अधिकार था, ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं। और भारत सचिव को गुप्त मत वाला कहानी जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया है। अगली चीज़ों में हम देखें यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था, जो भी वहाँ पे भारत में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित काम था, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। अब जरा देखिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करना
करनी पड़ती थी। अब ये बिल्कुल एक तरीके से लोकसभा का फॉर्मेशन है, छोटा लोकसभा, मिनी लोकसभा जो आज आप देख रहे हैं कि उसमें से जो सारे उसके मेंबर्स हैं, उस मेंबर का बहुमत होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा में यदि भारत सचिव कोई भी विधेयक लेकर आता था तो उसके लिए भारत परिषद की राय को मानने के लिए वो बाध्य था। ये इसको बाध्य होना पड़े, यदि उसका बहुमत नहीं होगा तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। मतलब भारत सचिव अकेला भी जो है वो सारा डिसीजन नहीं ले सकता था, है ना। चेन क्या चल रहा है, भारत में वायसराय एक प्रपोजल दे रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन में पहले अध्यक्ष 15 सदस्यीय टीम है वो रखेगा संसद के मामले में और फिर उसको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। और ब्रिटिश संसद के समक्ष जो है अनिवार्यता इसको प्रविष्ट करना पड़ता था। दूसरी चीज़, संसद के समक्ष ये सारे बिल को लाना ही पड़ेगा, नहीं यदि पास होगा तो आप ये लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था और गवर्नर जनरल में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर जनरल भारत में अब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा और यही कारण है कि उसको एक नया शब्द दिया गया और इस शब्द को हम वायसराय के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है तो आपको याद आया होगा कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी बदला है। सबसे पहले सन 1757 में गवर्नर का पोस्ट आया, जो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बने थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को क्या लाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल था तो अब वो भारत का गवर्नर जनरल बना और ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के ही गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल आप लिखें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ये कब आया था, 1833 में आया था। और ऐसे में कौन बने थे, तो आपको याद आ रहा होगा कि विलियम वेंटिक बने हुए थे। और 1833 के बाद आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मतलब है, जहाँ पे 1858 चल रहा है और इस समय जो है वो गवर्नर कौन है, अभी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अभी कैनिंग था और कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी बन जाता है। इस बात को बिल्कुल आप रट लेंगे और बिल्कुल ही याद करके रखेंगे। तो वायसराय इस तरह से बन जाता है। तो अब जो है वो भारत में जो प्रमुख था ब्रिटिशर का, उस चीज़ को क्या कहते थे हम लोग, वायसराय कहने लगे, ठीक है। और भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत सचिव को दे दिया था और भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य जो है विभाजित कर दिया था। तो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि वायसराय क्या हो गया, भारत सचिव क्या है, कैसे पोस्ट क्रिएट हुआ था। इस पे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे अभी घटना चक्र ने या पीवाईक्यू सेक्शन में हम देखेंगे कैसे प्रश्न को पूछा गया है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाने लगी। अब देखिए, एक लॉ का स्पेशल आदमी जो कानून का जानकार था, जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य, जिसको एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाने लगी। आज भी देखिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, प्रधानमंत्री के सजेशन पे किया जा रहा है। तो ये देखिए एक शब्द यहाँ पे आ गया, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। तो आज के डेट में जिसको हम लोग एजी कहते थे, तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट सृजित हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ये एक डेमोक्रेसी का रूप ले रहा है। तो आपने देखा है भारत सचिव का पोस्ट हो गया, वायसराय का नाम दे दिया गया और क्या हो गया, एक एडवोकेट जनरल का भी नाम दे दिया गया, ठीक है। 1861 में ही सबसे पहले जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया और भारत के लिए अब एक सेपरेट बजट प्रस्तुत होने लगा। इस बजट को प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो जेम्स विल्सन थे। मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है विभिन्न कंपटीशनों में, चाहे वो एसएससी का कंपटीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो। तो इसको आप याद देखिएगा। इसी बार बीपीएससी के एग्जाम में जो पूछा था उसने कि पहली बार जो भारत शायद आज़ाद होने के बाद पूछा था वो, तो जेम्स विल्सन जो है वो भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत करते हैं। 1861 का वो समय था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 को पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सन 1858 में किस तरीके से ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिस नियम ने अब कंपनी के प्रारूप को बदल दिया था। 4-5 चीज़ें हुई, समरी के रूप में आप याद कर सकते हैं। नंबर 1 कि कंप्लीट रूप से भारत पे डोमिनेशन हो गया। नंबर 2 ताज का शासन हो गया। नंबर 2
भारत सचिव जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट का गठन किया गया था वो भारत में नहीं होता था, वो ब्रिटेन में होता था। गवर्नर जनरल जो भारत में हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया, चूँकि अब वो सम्राट के अधीन हो गया था, इसलिए वो अब सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे वायसराय कहा गया। वायसराय रिपोर्ट करता था भारत सचिव को। भारत सचिव के पास 15 मेंबरों की एक टीम हुआ करती थी, 8 से 7 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था। 9 आदमी जो हैं उसके 10 वर्ष से ज़्यादा काम करने वाले होने चाहिए, और इस तरीके से एक पूरा कैबिनेट फॉर्म हो गई थी। उसके बाद आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट इसी एक्ट के माध्यम से फॉर्म होता है, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता था, एक विधिक जानकार होता था। और इसी के साथ आप देखेंगे कि सन 1861 में भारत के लिए एक अलग से बजट लाया गया, जिसको जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो आई होप कि 1858 के एक एक कंटेंट के बारे में आप लोग अवेयर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 1861 में। अब 1858 में जो कमियां रह गई थी, 1858 में जो कमी रह गई थी, उसके लिए अब एक और एक्ट लाया गया, जिसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट। अब जरा देखिए शब्दों को, जरा देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। और काउंसिल एक्ट मतलब भारत परिषद। और भारत परिषद कैसे फॉर्म हुआ, 15 मेंबरों की टीम कैसे फॉर्म हुई, इस बात को आप लोगों ने देख लिया। 1861 में क्या प्रावधान किए गए, जरा देखें हम लोग। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा संवैधानिक विकास का सूत्रपात हो गया। तो यहाँ से जो संविधान आज हम 1935 और 1947 में या आज के डेट में जो संविधान हम देख रहे हैं, उसका जो अंश है यहाँ से अब वो शिपिंग करना शुरू हो गया। क्या किया यहाँ पे, तो 1861 के अधिनियम में भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ, और इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति प्रारंभ कर दी जिसको सहयोग की नीति कही जाती थी, जिसको पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन कहा गया। और इसी चीज़ को कहा जाता है उदार निरंकुशता, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा गया है। अब क्या होता था इसके अंतर्गत, इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न शुरू हुआ। ये पहला ऐसा टाइम था जब भारतीय लोगों को भारत में शासन चलाने के लिए क्या बनाया गया, भागीदार बनाना शुरू किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से कई सारी व्यवस्थाएं शुरू की जाती हैं। क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत के निर्माण को तथा नव निर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल जो यहाँ पे हुआ करता था, अर्थात जो वायसराय था यहाँ पे, यदि वो चाहता है कि कोई नया प्रांत वो बनाता है, तो बनाने के लिए वहाँ जो वो मुखिया रखेगा उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नर कहा जाएगा, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आज के डेट में राज्यपाल की इक्विवेलेंट है ना। वो संविधान का रक्षक यहाँ पे होगा। और वो गवर्नर जनरल कौन नियुक्त करेगा, तो वायसराय नियुक्त करेगा। और उसे के किसी प्रांत, प्रेसिडेंस या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने तथा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का उसको अधिकार भी दे दिया गया। तो इक्विवेलेंट टू ये राष्ट्रपति के रूप में ये काम कर रहा है वायसराय, और अपने नीचे जो है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखे हुए है, और विभिन्न स्टेटों में अपने कार्य को क्या कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ तक की बातें मोस्टली क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या अब 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय कार्यकारिणी होती थी उसमें 4 की संख्या बढ़ाकर 5 की गई, और 5वां जो सदस्य होता था वो विधिवेता होना ये अनिवार्य था। 1861 का समय चल रहा है, देख लीजिए। और केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म और स्वामित्व के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिकार प्रदान किया गया, अधिक अधिकार प्रदान किया गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो विषयों का बंटवारा हो रहा है। मुख्य रूप से अब 2 विषय यहाँ पे लाए गए हैं। एक आने वाले समय में यही विषय जो है आरक्षित विषय बन जाएगा, और एक नॉर्मल विषय बन जाएगा। तो जो प्रांत में सरकार रहेगी उस प्रांत को कुछ सब्जेक्ट दिए गए, और जो सेंटर है, सेंटर को जो है मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म और स्वामित्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो सेंटर को दिया गया है। ठीक है। प्रांतीय सरकार से अधिक यहाँ पे तो 2 तरह की सरकार चल रही थी, एक प्रांतीय सरकार और एक सेंट्रल वाला। तो यहाँ पे सेंट्रल वाले को मतलब सेंट्रलाइज फॉर्मेशन हो रहा है। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश और भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थान एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसको क्या किया जा रहा है, एम्पावर्ड किया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट हो रहा है, तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को
की वृद्धि करने का अधिकार भी दे दिया गया। और सभी एक ऐसे व्यक्ति होते थे, मनोनीत व्यक्ति होते थे। ये सदस्य उस कानून निर्माण में सहायता करने के लिए होते थे जिसमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इसमें दो तरह के लोग होते थे, एक तरफ सरकारी भी होगा और एक गैर सरकारी भी होगा। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 2 वर्षों का होता। आज के डेट में भी आप देख रहे हैं राज्यसभा में भी ऐसे ही है। तो इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं होता था। जो कार्यपालिका थी उसके ऊपर ये सदस्य नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का पूरा अधिकार था, मतलब वीटो कर सकता है। आज की डेट में भी आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल मतलब जरूरी नहीं है कि आप इनके सलाहों को वो माने। अगला देखते हैं। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई थी। वायसराय को इम्पावर किया जा रहा है, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग है इस समय, और भारत में विभागीय प्रणाली दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। कैनिंग ने विभिन्न विभाग विभिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो आप देखें यहाँ पे एक ये इस क्वेश्चन को, विभागीय प्रणाली वाले क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इसीलिए जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना समझे हुए आप संविधान, आज के संविधान के फॉर्मेशन को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली की स्थापना हो गई जिस तरीके से आज के डेट में देखेंगे सेंट्रल में, जैसे वित्त विभाग है ना, रक्षा विभाग, ये सारे विभाग बांट दिए गए। आज के डेट में देखिएगा भारत में केंद्र सरकार में है 42 से 43 लगभग क्या है, मेन विभाग है, मेन स्ट्रीम है, और उसके अंतर्गत 22 सब स्ट्रीम है। तो इस चीज़ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये एक्ट था 1861 का। वायसराय उसमें थे लॉर्ड कैनिंग, और उसी समय विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई भारत में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहीं से एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का भी भारत में नींव पड़ गया। ठीक है, गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद में बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए आप कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नर जनरल जो यहाँ पे हुआ करता था, अर्थात जो वायसराय था, उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का क्या कर दिया गया, यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया। किस स्थिति में? जब आप देखेंगे विधान परिषद एक्टिव नहीं हो, विधान परिषद के बिना अनुमति के, आज भी देखेंगे आर्टिकल नंबर 181 को देख लीजिए आप। तो ये अध्यादेश जारी करने का मतलब वो अपने हिसाब से कोई एक नए कानून को पारित किया जा सकता है। इसका बहुतों बार इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, मद्रास एवं बम्बई की सरकार को पुनः कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 3 प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से वहाँ पे थी, 4 ऐसे प्रेसिडेंसी, तो मध्य वाला भी हो गया था, लेकिन यहाँ पे बंगाल सबसे जो है वो शक्तिशाली हुआ करता था, और बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बम्बई, अब इनको भी अपने लिए अलग से सरकार संशोधन करने का, कानून में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय परिषद के द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैध प्राप्त होता था, और इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना हुई। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने निकल कर आ गया। पहली बार भारत में जो है अब एक विधान परिषद का जो है वो क्या हो जा रहा है, निर्माण हो रहा है, जो आज के डेट में आप देखिएगा द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे भी अब इसके पैरेलल में देखिए कि विधान परिषद जो है वो अब निर्माण कर दिया गया है। कहाँ पे हुआ है? तो ये बंगाल में हुआ है, ये आपका उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ है और पंजाब में हुआ है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे कि विधान परिषद कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो साहब 1862 में ये बंगाल में बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलिए, तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ देखते हैं। इसके अलावा जब 1858 यदि आप एडिशनल को आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ और भी चीज़ों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि 1861 का जब एक्ट चल रहा था, इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो 1892 में आता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ और घटनाएं घटी जिसको आप याद रखना चाहिए। तो 1872 में आप देखिएगा कि एक नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था, और ये केशव चंद्र सेन जो समाज सुधारक थे, इनके माध्यम से, जो बेसिकली ब्रह्म समाज से संबंध रखते थे, तो इनके माध्यम से एक नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था। इनके सहयोग मतलब इनके काफ़ी मेहनत के बाद एक एक्ट पास हुआ जिसके अंतर्गत
लड़का मतलब मेल और फीमेल के लिए शादी की उम्र को क्या किया गया, निर्धारित किया गया। क्योंकि भारत में बाल विवाह उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, तो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक प्रोविज़न लाया गया, जिस प्रोविज़न में बताया गया कि लड़कियां जो होंगी उनके शादी का जो एज होगा वो 14 साल होगा, और लड़कों का जो शादी का समय होगा वो कितना होगा, 18 वर्ष होगा। इसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दिया गया था। इसको याद रखिएगा, इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहा जाता है उसको यहाँ पे मान्यता दे दिया गया था। और बहुपत्नी जो राजा जनरली कई सारी शादी करके रखते थे उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे इसके अलावा आप देखेंगे कि विकेंद्रीकरण की नीति को भी अब यहाँ से लाया जाने लगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल का जो बैठक होता था, अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, 1873 में ही एक्ट ऑफ 1873 जो है वो लेकर आया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे 1873 एक और छोटा सा एक्ट आता है, 1873 का एक्ट आता है बीच में ही, और इसमें बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत काम करती तो किसे भंग किया जा सकता है। और इसके द्वारा ही आप देखेंगे कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया है। क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप जानते हैं उसको औपचारिक रूप से कब कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया, तो 1858 में नहीं हुआ था, ये 1 जनवरी 1884 में हुआ था। और इसके लिए जो एक्ट था वो एक्ट था 1873। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक शाही उपाधि अधिनियम आया था। शाही उपाधि अधिनियम मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल का जो केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक होता था उसके 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग भी सौंपा गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। PWD जिसको आज के डेट में कहते हैं, तो पहले 5 मेंबर थे, उसमें एक निर्मल को जोड़ा गया और उसको क्या दिया गया, PWD विभाग दे दिया गया। ठीक है, जिसको लोक निर्माण विभाग किया गया। साथ ही साथ ये किसके अंतर्गत हो रहा है, 1876 के एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। और साथ ही साथ 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को, बिल्कुल रटिएगा इसको, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा की जाती है जहां महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। भारत का साम्राज्ञी जो है वो घोषित कर दिया जाता है। कब, 1876 में घोषित किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये बनती हैं 1877 में, 77 में। इस बात को याद रखिएगा। बीपीएससी ने 2024 में इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, उसने पूछा था कि कब बनाया गया, घोषित नहीं पूछा था। तो इसमें याद रखिएगा घोषित 1876 में हुआ था, जबकि बनाया गया था 1877 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 3 जो बीच में 1861 जो मैंने बताया, और इसके बाद जो है सीधा जो कानून आता है वो 1892 का है, 91 का 1892 का है। तो इसके बीच में इंपॉर्टेंट जो एक्ट है इसको याद रखिएगा। 1872 नेटिव मैरिज आया था। 1873 यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था यहाँ पे कि 1 जनवरी कंपनी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, है ना। और PWD जो है इसी समय आया था। शाही अधिनियम आप 1876 में देखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक की बातें यदि संपूर्ण हो गई हैं तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। 1892 तक देखेंगे और उसके बाद 3 एक्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। तो 1857 की राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ कर दिया था। और यहीं आप देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है 1892 के बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ था, वो था 1885। 1885 में देश में अब कांग्रेस का स्थापना हो चुका है। 28 दिसंबर 1885 को क्या है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब भारत को अपने मुद्दों को रखने के लिए एक बुद्धिजीवियों का वर्ग प्राप्त हो चुका है। वो सेंट्रल स्तर पे क्या करता है, भारत के मुद्दों पर रखने का प्रयास करता है। हालांकि उसके काम करने का तरीका अलग था, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस समय ब्रिटिश के सामने यदि कोई अपने अधिकारों को रख सकता था तो सिर्फ कांग्रेस थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और इसी के समय एल्वर्ड विल विवाद भी होता है, जो भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में एक और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित हो जाता है। और इसी से में आप देखेंगे केंद्रीय व्यवस्थायिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई। और 10 सदस्यों को कम से कम गैर सरकारी होना अति अनिवार्य था।
तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में अब कितने सदस्य हो गए? 16 हो गए। प्रांतों की व्यवस्थापिका जो भी थी, जो प्रांत में सरकार चलता था, वो गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई। बम्बई, मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। ये देखिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास विधानसभा फॉर्म होगा उसके सदस्यों को अब संख्या निर्धारित की जा रही है और अधिकतम 20 होगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत में संख्या 15 निश्चय, मतलब सारे स्टेट में जहाँ जहाँ जो है अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो परिषद, जो विधानसभा की इक्विवेलेंट था, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, सदस्यों की संख्या निर्धारित की जा रही है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की एक प्रमुख व्यवस्था थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पे, कि निर्वाचन पद्धति के माध्यम से अब क्या किया जा रहा था कि अब सदस्यों की नियुक्ति होने लगी। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडली और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। आज भी आप देखेंगे 1/6 पोर्शन जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उनके अपने क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पे कला, समाज, साहित्य, इन सारी चीज़ों से नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आप यहीं पे देख सकते हैं, है ना। इसे मनोनीत सदस्य कहा जाता था। और परिषद में अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहली बार वो कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार मिला था, पूछने का अधिकार मिला था, और वो कौन थी। और इसे कांग्रेस की पहली जीत मानी जाती है। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो उनके पीछे पूछा गया कि सफलता क्या है, तो उनके पीछे एक जो इम्पोर्टेंट सदस्य थी कि बजट में वो अपने मुद्दे को लेकर बहस कर सकते थे, और ये कांग्रेस की स्थापना के केवल 7वें वर्ष के अंतर्गत आ गया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये बहस तो कर सकते थे, लेकिन इनको उस बजट के लिए मतदान करने का अधिकार नहीं था, या कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते थे। इनके लिए बहुत पहले उनको क्या देना पड़ता था, एक रिक्विजिशन देना पड़ता था, लगभग 6 महीने पहले, दिन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पहले उसको देना पड़ता था। ठीक है। 1892 ईस्वी का कानून 1861 के कानून से अधिक प्रगतिशील था और इस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था। व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी और सदस्यों के अधिकार में भी कुछ और वृद्धि हो गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। और इसके बाद भी आप देखेंगे कि कार्रवाई जो है वो आगे चलती रही है। ठीक है। तो यहाँ मैं अपने चर्चा को 1892 तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट आ रहा है वो 1909, ये 1905 के बाद का एक्ट है ना। इसका मतलब ये है कि इस समय भारत का स्वतंत्रता अभियान जो है वो बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है और यहाँ जो एक्ट आएगा वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, है ना। तो इसको अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, अपने अगले क्लास में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यदि आप देख रहे होंगे तो काफ़ी इससे आनंदित होंगे। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उससे, ये PYQ सेक्शन है। PYQ सेक्शन का मतलब इस टॉपिक से अभी तक विभिन्न आयोगों ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइए अब उसको देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इस बात का अनुमान लगा सके कि हमने जो अभी तक पढ़ाई की है क्या वो ट्रैक पे है, क्या जो मैंने समझाया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। ये घटना चक्र से मैंने प्रश्न लिया हुआ है और घटना चक्र में आप देखिएगा चैप्टर नंबर जो सेकंड वाला है उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी क्या, और विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किस तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन को हाल फिलहाल में ही 2021 में छत्तीसगढ़ PCS के द्वारा पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हो जाएगा सही उत्तर। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, पीछे वाले स्लाइड में जाइएगा जहाँ पे मैंने 1861 को किया गया था। तो जरा आप देखिए यहाँ पे ये 7 नहीं हुआ था, यहाँ कार्यपालिका की संख्या 6 हुई थी, इसलिए ये गलत है। बाकी 6 से 12 किया गया था और कोई भेदभाव नहीं किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 1892 से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1892 से आप देखेंगे कि इसे 20 जून 1892 में लागू किया गया था।
इसमें 24 सदस्य और 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 1890 में। तो मैंने आपको बताया था कि पूरक प्रश्न अभी नहीं पूछ सकते थे ये, ठीक है, पूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावा आप देखिएगा 1892 के ऊपर जो है वो भी डाउटफुल है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे 20 जून 1892 को ये लागू नहीं किया गया था। ये बेसिकली इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी और ये लागू किया गया था 3 फरवरी 1893 को। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी कार्यों के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 की गई थी और अधिकतम जो है संख्या जो थी वो 16 थी। तो ये भी जो है यहाँ पे आप ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आयोग ने जो है वो सही उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है ना। और 6 दिन पहले जो क्वेश्चन जो था ना, अनुपूरक क्वेश्चन पूछने के लिए 6 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता था। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो खैर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आयोग ने इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तभी मैंने चर्चा किया, ये कांग्रेस की पहली जीत मानी जाती है और वो घटना कब था, 1892 का एक्ट था। यूपी पीसीएस 2003 में इसको पूछा है, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक आज हम अपनी चर्चा को रखते हैं। तब तक के लिए आपको ये लगता है कि हमारा का पूरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, पॉलिटी या जो भी सब्जेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप तक पहुंचाइए। हमें थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगा और हम इससे और बेहतर काम करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट 3 में, जहां हम चर्चा करेंगे 1909, 1919 और 1935, मतलब मार्लियामेंटो, चेम्सफोर्ड अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके आधार पे ही आज हमारे पास नए संविधान का निर्माण हुआ है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए और लगातार मोटिवेशन बनाए रखिए। सफलता एक ना एक दिन निश्चित है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तब तक के लिए जय हिंद।